हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों ने जेई अभ्यास सीरीज चलाई हुई है। जितने भी जेई के पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमने देखा भी है कि अभी पिछले हम लोग मैकेनिकल में पावर प्लांट शुरू किया था। पावर प्लांट में हमने बॉयलर और ख़त्म कर लिया है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे अब स्टीम नोजल। स्टीम नोजल में भी एक पहला हमारा वीडियो जा चुका है। तो अभी अगर आपने नहीं देखा है बॉयलर, तो आप जाके यूट्यूब पे लिंक है टेलीग्राम का, उस पे से जाके आप सारे पीडीएफ भी ले सकते हो और वहाँ से जाके आप लिंक भी सारे ले सकते हो। आप जाके वहाँ से सारे बॉयलर के हम लोगों ने 67 पीवाईक्यू जेई के किए थे, जाके आप देख सकते हो उनसे और उनकी पीडीएफ आप रख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आज स्टीम नोजल का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या क्या बातें कर ली थी। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था मैक नंबर के बारे में, और मैक नंबर जो हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड का रेशियो होता है। और वहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो हमने 3 फार्मूले बताए थे, क्या क्या बताया था। एक बताया था रूट dp बाई डी रो, और एक बताया था अंडर रूट गामा RT, और एक बताया था अंडर रूट k बाई रो। ये 3 फार्मूले हम लोगों ने सी के डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक तो बात हो गई थी। अब हम लोगों ने कहा था उस पर क्वेश्चन भी कुछ कर लिए थे, 4 या 5 क्वेश्चन हम लोगों ने मैक नंबर पे कर लिया था, और बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम स्टैग्नेशन पॉइंट की। तो स्टैग्नेशन पॉइंट को ही आज हम शुरू करते हैं कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है और स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि स्टैग्नेशन पॉइंट की बात अगर हम कर लेते हैं, तो स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था वहाँ पे कि स्टैग्नेशन पॉइंट की अगर हम कोई बात करेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। स्टैग्नेशन अगर कोई आपको बोल रहा है तो वहाँ पे आप क्या रखोगे, सीधे क्वेश्चन भी आया है कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, तो आपको वहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि जो पॉइंट की वेलोसिटी हो वो ज़ीरो। अब अगर हम बात करते हैं इसमें अपने कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात अगर हम करें, तो स्टैग्नेशन यहाँ पे क्या होता है। स्टैग्नेशन पॉइंट, अगर हमारा जो फ्लूइड है ना, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड या मान लो एयर ही ले लेते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड है ना, उसको अगर हम एडियाबैटिकली उसको अगर हम रेस्ट पे रखते हैं, जैसे फ्लूइड आ रही है, कोई फ्लूइड आ रही है, उसको एडियाबैटिकली उसको हम अगर रेस्ट पे रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। यहां पे ये ध्यान रखने वाली है कि वहां पे क्या नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए और एडियाबैटिक भी होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। उसी को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। तो अगर हम इसमें डिफिनेशन दें स्टैग्नेंट पॉइंट का, अगर इसमें हम डिफिनेशन दें कि स्टैग्नेंट पॉइंट क्या है, तो जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है ना, जो फ्लो कर रहा है, उसको हम अगर आइसेंट्रोपिकली उसको कहाँ रख देते हैं, स्थिर कर देते हैं, उसको रोक देते हैं उसको, तो वो कहलाता है हमारा स्टैग्नेंट पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अब स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। और देखते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग पास्ट एन इमर्स्ड बॉडी एट a point on the body, if the resultant velocity, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, क्या लिख रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो, द वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी एट द पॉइंट आर कॉल्ड स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। समझ में आ गई बात, समझ में आया ये बात कि जो वहाँ की जितनी प्रॉपर्टी होगी ना, जब वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, उस पॉइंट की जो प्रेशर होगा चाहे टेम्परेचर होगा, हाँ, और जो डेंसिटी होगी वहाँ की, वो क्या कहलाएगी, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। ये चीज़ यहाँ तक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा क्या है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन अब कभी भी अगर आपका आए ना कि स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी क्या होती है या स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या होता है। जहां पे वेलोसिटी जीरो है, कोई मूविंग फ्लूइड है, वो फ्लो कर रही है, उसको आइसेंट्रोपिकली उसको रेस्ट पे ले जा रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैग्नेशन पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर होगा, डेंसिटी होगी और टेम्परेचर होगा, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन टेम्परेचर और स्टैग्नेशन डेंसिटी। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें
कि यार स्टैग्नेशन की बात तो हमने कर ली, ठीक है, स्टैग्नेशन की बात अगर हम कर लें तो यहां पे अगर हम उसकी एनालिसिस करें, अगर हम उसकी एनालिसिस करें, मान लो, एक मिनट, अगर एनालिसिस की बात हम करते हैं, जरा सा देखना, समझ में आएगा आपको। अगर हम बात करें यहां पे, ये है, एक मिनट, ये है, मान लो ये हमारा कोई फ्लूइड अब मूव कर रहा है यहां से, मान लो ये फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है यहां पे, और ये हमने ऑब्स्टिकल रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट ले आके इसके पाथ पे रख दिया। समझो बात को, आप कैसे निकालते हैं। यहां पे जैसे कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, यहां पे कोई ऑब्स्टिकल रख दिया हमने, ऑब्स्टिकल रख दिया, तो यहां पे मान लो यहां पे क्या है, इसकी एंथैल्पी h है, और आपका वेलोसिटी v है, और आपका टेम्परेचर t है। अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे, तो यहां पे क्या होगा, जब ऑब्स्टिकल आप रख दियो तो यहां की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और मान लेते हैं यहां की जो एंथैल्पी है वो कितना है, वो हो गया हमारा h0, स्टैग्नेंट पॉइंट है ना, वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। हमने क्या बताया था कि जब स्टैग्नेंट पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो h0 से दिखा रहे हैं, और टेम्परेचर काहे से दिखा रहे हैं, T0 से। समझ रहे हो आप बात को, दो पॉइंट लिए हैं, समझो आप बात को कैसे निकालते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। अभी तक आप लोग इसको रटते होगे ना, आप समझोगे ना इस चीज को, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप देखो कोई मूविंग फ्लूइड था, यहां पे मैंने ऑब्स्टिकल रख दिया, ऑब्स्टिकल रख दिया तो यहां पे यहां की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई वेलोसिटी। और यहां पे क्या है, एक चीज और भी हम मानते हैं, क्या बोला था, जब फ्लूइड को हम कैसे रखते हैं, आइसेंट्रोपिकली उसको रेस्ट पे ले जाते हैं। आइसेंट्रोपिकली का मतलब क्या हो, उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और क्या हो, कोई हीट इंटरेक्शन ना हो, एडियाबैटिक। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा कि आइसेंट्रोपिकली किसको बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए, यानी कोई हीट इंटरेक्शन ना हो, कोई भी हीट इंटरेक्शन ना हो। इस फ्लूइड को आइसेंट्रोपिकली हम रेस्ट पे ले जा रहे हैं, और वर्क डन भी क्या हो, जीरो। अब देखो, अब इस पे आप क्या लगा दो, अब इस पे आप लगा दो स्टेडी फ्लो इक्वेशन। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या होती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H मान लेते हैं H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z प्लस Q इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z प्लस W। अब देखो, ये तो सेम ही है, अगर पॉइंट कंसीडर अगर हम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें जीरो ही है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी है, जीरो। और एक चीज देखो ना, एडियाबैटिक है तो Q भी जीरो, और वर्क डन भी क्या बोल दिया, जीरो, ना कोई वर्क ट्रांसफर हो रहा है ना इसमें जा रहा है। अब बचा क्या, V2, V2 की वैल्यू यहां पे क्या है, जीरो, V2 की वैल्यू यहां पे क्या है, जीरो है। तो अगर हम S2 की बात करें तो S2 कितना निकल के आएगा, S2 की वैल्यू यहां पे कितनी है, H0, और फिर क्या निकल के आएगा, H1, और यहां पे क्या है, वेलोसिटी V। ये आपका H का फॉर्मूला निकल के आया, यानी ये एंथैल्पी कहां की है, ये स्टैग्नेंट पॉइंट की एंथैल्पी है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है इस पे। तो आज के बाद अगर आप इसको ध्यान रखो कि हम स्टैग्नेंट एंथैल्पी निकालते कैसे हैं, यहां से निकल के आता है H0 H1 प्लस V स्क्वायर बाई 2। अब देखो, इसको जरा ध्यान से देखो, अब इसको अगर हम एनालिसिस करें,
अगर इसको हम एनालिसिस करें, एक चीज हम लोग को समझ में आती है यहां से, क्या हमने क्या फॉर्मूला निकाला था स्टैग्नेंट पॉइंट का, H0 इक्वल टू क्या, H प्लस V स्क्वायर बाई 2। अब यहां से क्या कर लो, H0 को क्या लिख सकते हैं, Cp T0 इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, Cp T प्लस V स्क्वायर बाई 2। Cpt को इधर ले आओ, Cp T0 माइनस Cp T इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2। अब यहां से Cp अगर कॉमन ले लें तो क्या बचा, T0 माइनस T इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2। समझ में आता है ये चीज। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना Cp और Cv की वैल्यू। अभी देखना आप इससे कितना बढ़िया रिजल्ट ले आते हैं, जो आपके काम का है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैसे ये आता है और ये इनमें से कौन सा सही। अभी बस देखते जाओ आप कि इससे कितना बढ़िया रिजल्ट निकालते हैं, जो आपके कितने काम का है। अब क्या करो, यहां पे आपने Cp की वैल्यू क्या पढ़ी है, Cp की वैल्यू आपने पढ़ी है गामा R अपॉन गामा माइनस 1, और Cv की वैल्यू भी पढ़ी है आपने R अपॉन गामा माइनस 1। इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन Cp की जरूरत है। अब इसमें रख दो आप, इसमें जब रख दोगे तो क्या आ जाएगा, गामा R गामा माइनस 1 T0 माइनस T इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आता है। अब देखो आप क्या करो, यहां पे क्या आ गया, गामा R। अब यहां से आप क्या कर लो, T कॉमन ले लो, यहां से आप T कॉमन ले लो, T कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, गामा माइनस 1। यहां पे क्या बचा, T कॉमन ले लिया तो T0 अपॉन T माइनस 1, और इधर क्या चल रहा है, V स्क्वायर बाई 2। यहां तक समझ में है, बस देखते जाओ आप। अब यहां से क्या कर सकते हो, यार ये कुछ देखा हुआ लग रहा है गामा आरटी, कहीं तो देखा है, सुना है गामा आरटी। हाँ सुना है, पिछली क्लास में मैंने C की वैल्यू बताई थी और प्रूफ भी किया था कि C इक्वल टू, पिछली बार क्या बताया था मैंने इसको, आप ये देखो, C इक्वल टू अंडर रूट गामा आरटी बताया था। अब इसको अगर गामा आरटी है, इसको अगर लिखेंगे हम तो क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे C स्क्वायर इक्वल टू अंडर गामा आरटी। अब देख लो, C की वैल्यू बताई थी, 3 फार्मूले बताए थे C के, अंडर रूट डी पी बाई डी रो इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो और इक्वल टू अंडर रूट गामा आरटी, और अंडर रूट डी पी बाई रो से अंडर रूट गामा आरटी को प्रूव भी किया था। आपने नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर में देख लो। तो C की वैल्यू हमने क्या बताई थी, यहां देखा हुआ लग रहा है यार गामा आरटी, तो यहां से फिर क्या किया, यहां गामा आरटी की वैल्यू क्या रख देंगे, C स्क्वायर रख दो आप, C स्क्वायर गामा माइनस 1 इक्वल टू T0 माइनस T माइनस 1 इक्वल्स टू क्या, V स्क्वायर बाई 2। एक चीज और देखने को कुछ मिल रही है यार, हाँ कुछ देखने को तो मिल रही है, ये C स्क्वायर और V स्क्वायर कुछ याद आ रहा है क्या, देखो जरा। अब इसको अगर लिखें हम T0 अपॉन T माइनस 1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, इसको नीचे ले गए, गामा माइनस 1 को उधर ले गए, गामा माइनस 1 इंटू 2। अरे ये क्या, V स्क्वायर बाई C स्क्वायर की V बाई C भी हमने कहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने वहां पे, अगर आपको याद हो तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यार मैक नंबर होता है V बाई C, मैक नंबर होता है V बाई C। हाँ मैक नंबर तो होता है। अब रख दो आप T0 अपॉन T माइनस 1 इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 2। एक मिनट, यहां पे क्या रख दोगे, V बाई C की जगह पे M स्क्वायर हो जाएगा, तो M स्क्वायर बाई 2 गामा माइनस 1। ये समझ में आता है यहां पे, यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए एकदम, कैसे आ रहा है। अब यहां से निकाल लेते हैं, क्या आया था हमारा, देखते हैं वहां से क्या आया था T0 माइनस अपॉन T माइनस 1 इक्वल टू M स्क्वायर बाई 2 गामा माइनस 1। तो देखते हैं क्या आया है, क्या लिखते हैं, T0 अपॉन T माइनस 1 इक्वल टू क्या आया था, M स्क्वायर बाई 2 गामा माइनस 1। अब क्या करते हैं, 1 को उस तरफ ले जाओ, तो T0 अपॉन T इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2 गामा माइनस 1।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देख लो, टी नॉट अपॉन टी इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 गामा माइनस 1। ये प्रूवमेंट इसलिए करा रहा हूं समझ में आ जाए कहां से। आप अभी फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा, वो आप रटते हो तो आता कहां से है, उसको निकालूंगे। अभी हम निकालेंगे उस सारे फॉर्मूले को, लेकिन यहां तक आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कैसे होता है। अब क्या करते हैं यार, एक चीज हमने जाना है। क्या जाना है, क्या जानते हैं कि यार सोनिक के लिए हम जानते हैं मैक नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1 जानते हैं। वैल्यू पुट कर दो जरा आप, टी नॉट। और जब हम सोनिक की वैल्यू यानी मैक नंबर की वैल्यू 1 रखते हैं ना, तो वहां पे जो वैल्यू आती है उसको क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अभी जैसे जैसे अभी अपने नोजल पढ़ेंगे ना, नोजल में आगे बढ़ेंगे, अभी कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल आएगा, थ्रोट की बात करेंगे, तो वहां पे जब मैक नंबर 1 होगा ना, वहां पे उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रिटिकल प्रॉपर्टी। और उसको कैसे दिखाएंगे, स्टार से दिखाएंगे। तो यहां पे देखो, तो मान लो एम मैक नंबर 1 हो गया, तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर होगा, और उसको कैसे दिखाएंगे, स्टार से दिखाएंगे। और यहां पे फिर क्या हो गया, मैक नंबर को 1 रख दो। मैक नंबर को 1 रखे तो यहां पे क्या आ गया, +1/2 गामा माइनस 1। अब रख दो वैल्यू, टी नॉट अपॉन टी स्टार, ये क्या हो गया 2 प्लस गामा माइनस 1/2। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा गामा प्लस 1/2 टी नॉट अपॉन टी स्टार। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर निकाल लें, क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन गामा प्लस 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। अभी दिखाऊंगा मैं कि ये जेई में आता है। आप लोग नोजल छोड़ देते हो, नोजल नहीं पढ़ते हैं जनरली लोग, स्टीम नोजल कि यार 2-4 क्वेश्चन आए, छोड़ दो। जेई में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है इसका। और मैं फिर आज बता दे रहा हूं, एसएससी जेई में आप अगर 60 या 65 क्वेश्चन कर ले रहे हो, वो सब कर लेते हैं। बहुत बेसिक पूछता है, सबको आता रहता है। गेम स्टार्ट होता है 65 के क्वेश्चन के बाद। वो कहां से क्वेश्चन उठाता है फिर यार, स्टीम नोजल से उठा के 2-3 क्वेश्चन डाल देगा, और आप वो छोड़ के जाते हो। मैंने वही टॉपिक पावर प्लांट में उठाया है। बॉयलर में भी बॉयलर परफॉर्मेंस नहीं पढ़ के जाते हैं लोग। बॉयलर परफॉर्मेंस के बारे में भी बताया, आजकल बॉयलर परफॉर्मेंस के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं हर जेई एग्जाम में। तो यही इसमें भी है, नोजल छोड़ के जाते हैं लोग। छोड़ना नहीं है नोजल को। और जैसे बॉयलर को मैंने बताया वैसे इसमें भी बताएंगे। जो चीजें याद करनी होगी यही याद करेंगे, और जो चीज समझने वाली है उसको समझेंगे भी। अब यहां तक आप कर ली, ये वैल्यू आपने निकाल ली। और आप एक चीज जानते हो यार कि टेम्परेचर में रिलेशन होता है। अगर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालनी है तो क्रिटिकल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। हमको यार रिलेशन पता है, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है, टी अपॉन टी नॉट। क्या पढ़ा है, पी स्टार अपॉन पी नॉट की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये रिलेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। अब यहां से अगर हमको पी स्टार की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, पी स्टार, अब एक मिनट, यहां से क्या करोगे, पी स्टार की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो पी नॉट इक्वल टू क्या, टी स्टार अपॉन टी नॉट की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां से फिर क्या निकालेंगे हम, देखो कितना बढ़िया रिलेशन निकल के आएगा। अब यहां से देखो, आप यहां से पी स्टार अपॉन पी नॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दो, 2 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। क्या बढ़िया रिजल्ट है। डायरेक्ट ऑप्शन में देता है और पूछ लेता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन में ये दे देगा, आप पीवाईक्यू लगा लेना, आपको मिलेगा क्वेश्चन। ये बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है, नोजल छोड़ देते हैं। और नोजल के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो दिखाऊंगा मैं पीवाईक्यू में, आप देखते जाओ बस।
यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी एकदम। अभी तक क्या बातें की, स्टैग्नेंट पॉइंट पे बात की हमने, स्टैग्नेशन पॉइंट पे बात की। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है कि हम अगर कंप्रेसिबल फ्लो कोई है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको अगर आइसेंट्रोपिकली उसको अगर हम रेस्ट पे ले आ रहे हैं, तो जो रेस्ट पे ले आ रहे हैं वो पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट होता है। और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। और यहां से हमने फिर प्रूव किया कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर का जो रिलेशन मैक नंबर से है वो ये है, ये भी पूछा जाता है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने क्रिटिकल की बात की। हमने पढ़ा था मैक नंबर अगर सबसोनिक कब होता है, जब 0.3 से 1 से 0.3 से बड़ा और 1 से छोटा हो। सोनिक कब होता है, जब मैक नंबर 1 के बराबर हो। सुपरसोनिक कब होता है, जब मैक नंबर 1 से बड़ा हो। हाइपरसोनिक कब होता है, जब मैक नंबर 5 से बड़ा हो। सारा यही याद करा देंगे, इतनी बार बोलेंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से, भूलोगे नहीं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन आता कैसे है वो देख लो आप। ये जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी ये फॉर्मूला याद ही करना है, चुटकियों में क्वेश्चन निकालेंगे तुरंत, विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन निकालेंगे। यहां से आपको ये पता चल गया कि हम जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में जो रिलेशन है वो कैसे आता है। ठीक, अब बात करते हैं जरा, ये यहां से शुरू किया था हमने कि अगर कोई फ्लो कर रहा है और ये कंप्रेसिबल फ्लो कर रहा है, उसको आइसेंट्रोपिकली एक ऑब्स्टिकल लगा के अगर उसको रेस्ट पे ले आ रहे हैं, रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, तो इस पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे पता करेंगे, तो ऐसे पता करेंगे। बेसिक फॉर्मूला यही है, H0 H1 प्लस V²/2। आप समझो, ऐसे निकालते हैं इसको। और यहां से फिर हमने क्या किया, हमने इसके सारे प्रॉपर्टी के बारे में पता किया कि कैसे यार इसकी प्रॉपर्टी कैसे, T0 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी। रिलेशन पूछता है, डायरेक्ट रिलेशन पूछता है, ये दे देगा, नहीं तो ये पूछेगा आपसे, ये जो आप निकाले हो टेम्परेचर का, ये T0 सीधे ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। फिर आपसे क्या पूछेगा, क्रिटिकल। अगर यहां पे मैक नंबर 1 कर दें हम, तो वहां से क्रिटिकल प्रॉपर्टीज निकल के आती है। क्रिटिकल प्रॉपर्टीज में पूछ लेगा कि हमारा स्टैग्नेंट टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रिलेशन बताओ, तो आप यहां से बता सकते हो। अगर आप में प्रेशर में रिलेशन पूछ सकता है तो यहां से बता सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आओ अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे कैसे सर कि आपने बताया और क्वेश्चन नहीं आया हो। देखो आप क्वेश्चन, देखो आप, ये देखो, बताओ आप, ये एसएससी जेईई 2017 और एमपीजीएम 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। पूरे आधे घंटे से यही बता रहा हूं कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट 0 टेम्परेचर इज रेफर्ड टू एज, क्या है, स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी, नन ऑफ दिस। नहीं यार, ये तो हमने स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, खत्म। ये आया हुआ है 2 बार और फिर पूछेगा। अगर जिसको नहीं पता है ना, तो चारों ऑप्शन सेम ही लगता है। पता होना चाहिए स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी के बारे में, यार स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां से आप पढ़ लोगे नॉजल। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें जेईई, एसएससी जेईई में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है स्टीम नॉजल से। तो आपको बस बने रहो आप और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, सीधे आप टेलीग्राम पे जाओगे, ये पीडीएफ और क्वेश्चन के साथ देता हूं, ऊपर टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन होना जरूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आ भी रहा है कि नहीं। इसीलिए क्वेश्चन रखता हूं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही सेम आता है एग्जाम, ऐसा नहीं
अब जैसे देख लो आप, स्टैग्नेंट पॉइंट पे ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 और एमपी इंजीनियर 2011 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो ये एग्जाम में अगर आ गया तो नहीं समझ में आएगा, धुआं लगेगा, ये क्या पढ़ लिया, ये क्या आ गया, नहीं समझ में आएगा। क्या है? इफ अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन अ मूविंग स्टीम इन अ नोजल इट मेजर। बताओ अब क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना है यार इस बात को। क्या बोला कि नोजल है मान लो, और ये क्या बोल रहा है कि थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर मूविंग स्टीम। मान लो यहां से स्टीम मूव कर रही, यहां पे थर्मामीटर लगा दिया है। अब बोल रहा है कि वो जो मेजर करेगा वो कौन क्या होगा। तो आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो मैंने बताया कि यार ये स्टीम मूव कर रही है और थर्मामीटर जब यहां पे आप लगा दिया, कोई ऑब्स्टिकल लगा दिया, रोक दिया उस स्टीम को यहां पे रोक दिया, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। लॉजिक, स्टैग्नेशन पॉइंट। क्या बोला, स्टीम मूव कर रही है नोजल में, वहां पे एक आप थर्मोमीटर लगा दो। थर्मोमीटर जैसे ही आप लगाए, यहां तो यार फ्लो को रोक दिया इसने, और नोजल क्या होता है हमारा, आइसेंट्रोपिकली रिवर्सिबल होता है, एडियाबैटिक होता है। तो फिर क्या हुआ, ये तो यार स्टैग्नेशन की प्रॉपर्टी आ गई यहां पे। जैसे ही हमने स्टीम जो फ्लो कर रही वहां पे ऑब्स्टिकल लगाया तो यहां की वेलोसिटी जीरो। जैसे ही यहां की वेलोसिटी जीरो हुई, आपको समझ में आया यार ये तो स्टैग्नेशन पॉइंट है। नोजल तो हमारा एडियाबैटिकली होता है और रिवर्सिबल भी होता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं उसमें। तो जैसे ही आपको ये ध्यान आया तो आप समझ गए कि यहां का जो टेम्परेचर मेजर करेगा वो स्टैग्नेशन टेम्परेचर होगा, यहां का जो प्रेशर मेजर करेगा वो स्टैग्नेशन प्रेशर होगा, यहां की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे आप कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ये ऑप्शन देखो आप, स्टैटिक, स्टैग्नेशन, डायनेमिक, वेट बल्ब। बस अगर आपको पता है तो अब पता है स्टैग्नेशन, बस खत्म। नहीं पता है तो समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा आपको कि ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन। और ये आया है एसएससी जेईई 2019 का क्वेश्चन है, आता है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें नया क्वेश्चन क्या बना देते हैं वो भी आज बता दे रहा हूं कि अगर इस पे क्वेश्चन नया बताए ना तो आपसे ये पूछ लेंगे, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, ठीक, मैंने वही बताया, यहां की एंथैल्पी H है, टेम्परेचर T है। अब ये बोलेगा कि जो ये थर्मोमीटर में स्टैग्नेंट टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो इस टेम्परेचर से ज्यादा है या कम है। क्या पूछेगा, अब इस पे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। यही क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि थर्मोमीटर हम डाल दे रहे हैं। अब उस पे ये बताओ, जो थर्मोमीटर डालने पे जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है वो ये मूविंग फ्लूइड जो है वहां के टेम्परेचर से कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा, क्या होगा। तो आप जानते हो यार, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, H इक्वल टू, अभी बताया था वहां पे, क्या बताया था, अभी जो फॉर्मूला निकाले थे हम, यहां पे स्टेडी फ्लो एनर्जी निकाल दो आप, H प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या, H नॉट। देखो ना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही, Q आइसेंट्रोपिकली है, Q जीरो हो गया, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो क्या सिर्फ एंथैल्पी बचेगी, वेलोसिटी बचेगी, और यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, एंथैल्पी, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो है। अब इसको कर दो Cp T इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, और इसको क्या लिखो, Cp T नॉट। अब यहां से देखो T की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2 Cp इक्वल टू T नॉट। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्मोमीटर लगा है उसका टेम्परेचर क्या, यहां के टेम्परेचर से इतना ज्यादा आ रहा है।
आप देखो ना, यहां का टेम्परेचर कितना है, T है, और उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो अब जब कभी भी नया क्वेश्चन आएगा, ये 100% किसी न किसी जेईई एग्जाम में पूछ लेगा। क्या पूछेगा कि जैसे ही थर्मोमीटर आप यहां पे डाले, अभी क्या पूछा, उससे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, वहां पे ये पूछ लेगा कि जो ये थर्मोमीटर मेजर कर रहा है टेम्परेचर, वो जो ये मूविंग फ्लूइड है उसके टेम्परेचर से ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा। तो आप सीधे निकालो, ये आप देख भी रहे हो, T = V² / 2Cp और T0, यानी T से इतनी क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। और टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो एक चीज अब आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वो चीज, कि अगर हम स्टैग्नेशन पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टैग्नेशन पॉइंट की अगर हम बात करें, रिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक हो, स्टेडी फ्लो प्रोसेस हो, तो वहां पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये ऑब्जर्वेशन यहां से निकाल लें, कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं मैं, आप देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, टेम्परेचर जब आप स्टैग्नेंट पॉइंट का निकाले हो तो इतनी बड़ी वैल्यू ऐड हो रही है यहां के टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़े। ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आज आपने गजब का कॉन्सेप्ट सीखा है, रटते हैं लोग, रटते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आता है। स्टैग्नेंट पॉइंट पे जो टेम्परेचर हमको मिलता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है जो मूविंग फ्लूइड का टेम्परेचर होता है। ये याद कर लेते हैं। कैसे, अब आप याद नहीं करोगे, बताओगे ऐसे होता है, ये लॉजिक है उसके पीछे। समझ में आ जाना चाहिए आज के बाद। अगर स्टैग्नेशन पॉइंट आपको कोई बोले, नहीं, आप बोलो स्टैग्नेंट पॉइंट का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी सिर्फ 0, और भी कुछ है। सबसे पहले जो मूविंग फ्लूइड है उसको आइसेंट्रोपिकली ब्रॉड रेस्ट पे ला रहे हैं, हम रेस्ट पे ला रहे हैं, तो वेलोसिटी 0 है, तब वो स्टैग्नेशन पॉइंट है। फिर स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो टेम्परेचर और प्रेशर मिल रहा है वो भी इंक्रीज्ड है, ये दिखा दो आप रिलेशन। याद तो करे हो, अच्छी बात, कैसे आता है वो भी देख लो। और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन देता है। अब आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब यहां से स्टैग्नेशन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो गई, ध्यान हो गई होगी। स्टैग्नेशन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो गई। तो अभी तक अगर हमने क्या क्या यहां पे पूछा, स्टैग्नेंट की बात की हमने, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक रिलेशन भी हमने निकाला था, T0/T = 1 + गामा -1 m²/2, ये रिलेशन। यहां से फिर हमने एक क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर जब मैक नंबर 1 रख देते हैं तो यहां से एक रिलेशन निकाला था 2/γ+1। उससे फिर मैंने क्रिटिकल प्रेशर का रेशियो निकाला था, वो क्या आता है 2/γ+1 की पावर γ/γ-1। अभी तक यह सीखा है, इतनी बात हुई है। अभी ये हो गया स्टैग्नेंट पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस पे क्वेश्चन आए हैं, क्या आ सकता है क्वेश्चन, वो सारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन की। ये देखो आप, ये कब आया है, UPSSC जेईई, इसमें भी वैकेंसी आती है UPSSC जेईई, डिप्लोमा से फिल आउट करता है, उसमें ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, आप समझो। डिप्लोमा वाले भी ध्यान से देखें, ऐसा नहीं है कि नॉजल के क्वेश्चन आते हैं। UPSSC जो देख रहा होगा अच्छा पेपर बनाता है वो। आप ये सब अगर नहीं पढ़े हो तो आपको पता ही नहीं है। ये है, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये आपको फॉर्मूला अगर पहले से आपने पढ़ा है, हाँ पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी हो। इसको दिखाएंगे कैसे आता है। ये क्या पूछा है कि in a varying area prices the area A and velocity V are correlated by the expression। इसको आज निकालते हैं, याद है और याद करना भी है, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इस वजह से इसको दिखाते हैं, इसकी प्रूवमेंट होती कैसी है।
ये देखो आप कैसे होता। आओ देखते हैं, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टेड है, ये आप देखो बात को। एक मिनट, वायरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए बोला था कि क्या रिलेशन है, क्या क्वेश्चन पूछा था, देखो जरा क्या बोला, वायरिंग एरिया पैसेज द एरिया ए एंड वेलोसिटी वी आर को रिलेटेड। क्या रिलेशन आता है, चलो यार देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है। मान लो वायरिंग क्रॉस सेक्शन है, मान लेते हैं वायरिंग क्रॉस सेक्शन है यार, इस तरीके से वायरिंग क्रॉस सेक्शन, यही तो हुआ। मान लो ये पॉइंट इधर ऐसे, ये अपना कंप्रेसिबल फ्लो है, मान कि वायरिंग क्रॉस सेक्शन ऐसे है, पॉइंट ये दे रखा है ऐसे करके, कोई पॉइंट है वायरिंग क्रॉस सेक्शन का, ये है कोई वायरिंग क्रॉस सेक्शन है। अपने को पता है यूलर इक्वेशन आपने कहाँ पढ़ी है, यूलर इक्वेशन के बारे में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। यूलर इक्वेशन के बारे में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है। जो बर्नौली निकल के आती थी वो सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए वैलिड होता था। यूलर इक्वेशन जो निकल के आती थी वो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए वैलिड होता, वही लगाएंगे यहाँ। क्या होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, आप देखो जो हमारा यूलर इक्वेशन होती है वो क्या आता है, dp अपॉन रो प्लस v dv अप v dv, एक मिनट, रोजी v dv अपॉन z और प्लस z, ये होती है हमारी यूलर इक्वेशन। ये है हमारा यूलर इक्वेशन, सॉरी dz, एक मिनट, ये यूलर इक्वेशन है, यहीं से निकालेंगे। ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी जेई में, सॉरी ये एक बार ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल की बात आप करोगे उसमें ये इसी फॉर्मूले से सारा हम लोग निकालेंगे सब कुछ, इसलिए दिखा रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं। इससे क्या करें, सेम पॉइंट पे ले रहे हैं इधर, तो dz तो 0। अब क्या हो गया, क्या निकल के आया, dp बाई रो इक्वल्स टू माइनस v dv, इसको बोल दो इक्वेशन 1। यहां से इक्वेशन 1 तुरंत करेंगे फटाफट। अब उसके बाद फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन आप जानते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, रो ए वी कांस्टेंट, रो क्यों, कंप्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूलर इक्वेशन हम लोगों ने फ्लूइड में पढ़ा था, वहां से हम लोग बर्नौली डिराइव करते थे, और बर्नौली में क्या एजम्पशन लेते थे कि डेंसिटी कांस्टेंट होती थी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो यूलर इक्वेशन ले रहे हैं वो कंप्रेसिबल फ्लो के लिए भी वैलिड होता है, तो वहां से ये निकाला एक पहली इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन तो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए होता है, तो वहां से ये इक्वेशन निकाला। अब इसका एलन ले लो, एलन रो प्लस एलन ए प्लस एलन वी इक्वल टू एलन सी। डिफरेंशिएट करो, डी रो अपॉन रो प्लस डी ए अपॉन ए प्लस डी वी अपॉन वी इक्वल्स टू 0। यहां पे ये आया। अगर अब हम बात, हमसे क्या रिलेशन पूछा था, रिलेशन पूछा था एरिया और वेलोसिटी में, तो एरिया को अगर एक साइड हम रखें डी ए बाई ए, और यहां पे क्या ले जाएं, इधर ले जाएं इसको माइनस डी वी बाई वी माइनस डी रो बाई रो, ये समझ में आता है। अब यार एक चीज देख रहे होगे, डी वी बाई वी, देखो जरा डी वी बाई वी, और यहां क्या देख रहे हो, डी वी है। तो एक काम करते हैं यार, क्या काम करते हैं, एक काम करते हैं क्या, अब इसमें क्या करो, ये लो, यहां पे यार दोनों तरफ वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, वी स्क्वायर से, तो क्या फायदा उससे होगा, एक वी से कटेगा, और यहां पे क्या होगा, डीपी अपॉन रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां क्या आ जाएगा, माइनस डीवी अपॉन वी। ये आया समझ में, कहां से आया, वी स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया।
तो हमको क्योंकि dv बाई वी की वैल्यू चाहिए, तो यहां से dv बाई वी की वैल्यू क्या निकल के आया, वो भी माइनस dv बाई dv की, dp अपॉन रो वी स्क्वायर रख दो यहां पे, dA अपॉन a इक्वल्स टू dp अपॉन रो वी स्क्वायर माइनस डी रो अपॉन रो। अब यहां अगर ऑब्जर्वेशन आप लो, ध्यान से देखो, तो कुछ काम बनता नजर आ रहा है यार, कुछ काम बनता नजर आ रहा है। अभी बताता, अगर हम यहां से dA अपॉन a dp बाई रो वी स्क्वायर को कॉमन ले लें, जरा ध्यान से देखते रहना, यहां माइनस होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डी रो अपॉन रो, कॉमन लिया है तो dp वाला पोर्शन नीचे आएगा और रो वी स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। ये देखो, आप फिर से देखो, वहां पे क्या रिलेशन निकला था, आप देखो जरा एक बार, क्या रिलेशन निकला था यहां पे, dA अपॉन a, देखो यहां पे रिलेशन निकला था, क्या निकला था, dA अपॉन a इक्वल्स टू dp अपॉन रो वी स्क्वायर, और यहां पे क्या था, माइनस, यहां पे क्या था, डी रो अपॉन रो, यही था। अब यहां क्या करो, dA, यहां क्या करो, यहां से एक काम करते हैं यार, dA अपॉन a, यहां से ये कॉमन ले लेते हैं, dp अपॉन रो वी स्क्वायर, यहां क्या आएगा 1 माइनस, यहां पे क्या होगा, डी रो अपॉन रो, और ये नीचे आएगा तो ये dp, और इधर क्या आ जाएगा, रो वी स्क्वायर, ये आ गया, यहां पे समझ में आया। अब रो से रो कट गया यार, और डी रो को नीचे लाते हैं, क्यों अभी बताते हैं, dA अपॉन a dp अपॉन रो वी स्क्वायर 1 माइनस, रो को नीचे लाओगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन dp अपॉन डी रो। यार कुछ समझ में आ रहा है dp अपॉन रो को देख के, dp अपॉन रो को कुछ देख के समझ में आ रहा है यार कि मैंने ये पढ़ा है, कहां पढ़ा है, अभी बताते हैं, अभी आपको याद आएगा। कैसे याद आएगा, देखो यार, ये तो हमने ये पढ़ा था, c इक्वल टू अंडर रूट dp अपॉन डी रो इक्वल्स टू अंडर रूट k बाई रो इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी। तो यार dp बाई डी रो, अरे ये तो dp बाई डी रो अंडर रूट के अंदर नहीं है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, c स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे अब, dp बाई डी रो। अब ये dp बाई डी रो की वैल्यू यहां ले जाके रख दो, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, dA अपॉन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dp अपॉन रो वी स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अबे ये भी हमने देखा है यार, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या है, अब यहां पे बताओ आप क्या है, यहां पे कुछ नहीं है, m इक्वल्स टू वी बाई सी होता है, तो अगर हम m को क्या कर दें, m स्क्वायर कर दें, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ले जाके रख दो आप, dA अपॉन a dp अपॉन रो वी स्क्वायर 1 माइनस m स्क्वायर। क्या बढ़िया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये डिराइव इसलिए करा रहे हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग पैसेज, कंडक्ट, डाइवर्जिंग डक्ट, उसके लिए करेंगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं होता नहीं बताता, अल्टीमेट आपको फॉर्मूला ये ध्यान होना चाहिए। यार एक चीज और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहां जो dp बाई रो वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस dv बाई dv, यहां से dp अपॉन रो वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस dv बाई v, रख दो वहां पे। यहां पे एक इक्वेशन और निकल के आएगी, dA, यहां पे एक इक्वेशन और निकल के आएगी, क्यों, क्योंकि हमने देखा था माइनस dv बाई v इक्वल टू था dp अपॉन रो वी स्क्वायर के, तो यहां से जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस dv अपॉन v 1 माइनस m स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, दोनों, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए आपको। इसमें इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि कैसे आता है ये ध्यान होना चाहिए। ये ध्यान रहता तो फार्मूला भी ध्यान रहता है। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको याद कराने के लिए ये प्रूवमेंट करते हैं, नहीं जरूरत नहीं है प्रूवमेंट की।
मान लो आपके पास एग्जाम में समय बच गया, अगर आपको ध्यान है तो ये इससे आप लॉजिक लगा के फॉर्मूला ध्यान कर लोगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, इसलिए इतना टाइम इसमें दे रहा हूं। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूरा स्टीम नोजल अभी जब आप देखोगे ना, पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, इसी पे डिपेंडेंट है पूरा। अगर ये आप समझ गए, अब जो क्वेश्चन ये, अगर इसीलिए इसमें आज समय लगा है कि अब जब क्वेश्चन करेंगे तुरंत विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्या क्वेश्चन था ये? अपना क्वेश्चन क्या पूछा था बताओ? ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए इतना डिराइव कराए हैं। और ये इसमें नहीं, जेई में भी पूछेगा, एसएससी जेई में, इसलिए बोल रहे हैं, सीधे रिलेशन यही देगा। जेई के क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, जब से जेई अभ्यास सीरीज चल रही। एक एक क्वेश्चन कराएंगे स्टीम नोजल के, जो पीवाईक्यू में आया हुआ है और क्या आ सकता है वो भी। बने रहो, आप साथ बनाए रहो, सिलेक्शन लेना है, टॉपिक कोई छोड़ना नहीं है। कोई बोले स्टीम नोजल यार नहीं पढ़ो, 2-4 क्वेश्चन आता है, अरे वही तो नंबर बढ़ाएगा आपका। 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सब कर लेते हैं, इस बात को समझो आप, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप एसएससी जेई का अगर तैयारी आप किए हो ना, तो देखोगे आपसे 50 से 55 क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आप इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। और इन्हीं ये क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, कहां से आ गया, यहां से आता है। बस क्या है कि बस जुड़े रहो आप, भूलने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करोगे? टेलीग्राम में जाके पीडीएफ को डाउनलोड करो, ऊपर थ्योरी लिखा है उसको देखो और नीचे उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इससे बाहर कुछ आएगा तो आप बताना, नहीं आएगा, यही पूछेंगे। और जो जेई एग्जाम में आया वही करा रहे हैं, पीवाईक्यू अपने से क्वेश्चन भी नहीं करा रहे, जितने पीवाईक्यू है ना वही करा रहे हैं। अब देखो इस वाले को, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वहां क्या निकला था हमारा फॉर्मूला? वहां फॉर्मूला निकल के आया था DA/A, क्या आया था? DP रो V स्क्वायर, और क्या आया था? 1 - m²। यार ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था DA/A माइनस DV/V 1 - m²। ये तो था ना, देखो ये 2 फॉर्मूले बताए थे, ये और ये। अब भी देखोगे यार ये ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा है यार कोई। यार माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ 1 है 1। क्या करो, इस माइनस को, ये फॉर्मूला याद है आपको, ये इस माइनस को अंदर ले जाओ। क्या करोगे? DA/A DV/V, अगर इसको अंदर ले जाओगे तो क्या -1 और प्लस m² आ जाएगा। और यही तो है DA/A DV/V m² -1। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है, खत्म। अगर नहीं पता है आपको तो कर ही नहीं सकते ये क्वेश्चन, समझ ही नहीं आएगा आपको। प्रूवमेंट इसीलिए करा रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। अब मान लो इनको क्वेश्चन चेंज करना होगा, ये ऑप्शन के बजाय ये ऑप्शन दे देंगे, इन ऑप्शनों को छोड़ के ये ऑप्शन दे देंगे। बस करना क्या है, DP/V की जगह पे DP/ρV² रख देंगे। और DP ये बराबर कैसे है वो भी बताया है मैंने, कुछ चीज छोड़ा नहीं है। ये देखो आप यहां से निकालते हैं कि DP/ρV² = -DV/V आता है। तो ध्यान रखना है, कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी, बस जितना आपको बता रहा हूं उतना ध्यान रखना है बस। मैंने टॉपिक इसीलिए स्टीम नोजल लिया है बॉयलर के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉयलर से आते हैं। पावर पॉइंट कोई भी एग्जाम दोगे आप, एसएससी जेई देख लो, 4 से 5 क्वेश्चन बॉयलर के आते हैं। और ये क्यों उठाया? इसके क्वेश्चन लोग कर नहीं पाते हैं, पढ़ा ही नहीं होता है। स्टीम नोजल जो हमारे पॉलिटेक्निक के भाई हैं वो भी नहीं किए रहते, पढ़े रहते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। बस ध्यान रखना है आपको, ध्यान जो दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस। टेलीग्राम में आप लोग जुड़े नहीं रहे हो, प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसमें आंसर देता नहीं हूं,
आप जाके पढ़ो वहां पे, फिर आंसर देखो, करो। जो कंफ्यूजन है, डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, आप पूछो। एक एक क्वेश्चन का आपको डाउट का आंसर मिलेगा आपको, एक एक क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन हो गया, खत्म। ये है। अब आपको, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल, मैक्सिमम डिस्चार्ज। 5 से 7 क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया है इसका, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल से। लोग याद करते हैं, याद नहीं करेंगे उसको, समझेंगे कैसे होगा वो, क्योंकि याद करके जाओगे कंफ्यूज होते रहोगे। ये चीजें समझने की हैं, इसलिए इतना प्रूवमेंट कराया है, और इसी इक्वेशन से निकालेंगे, इसीलिए इन दोनों की प्रूवमेंट कराया है कि कब कन्वर्जिंग डक्ट होगा, कब डाइवर्जिंग डक्ट होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डक्ट में क्या होगा, जब मैक नंबर हमारा 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा, जब हमारा लेस देन 1 हो जाएगा, सब बचा है। तो समझ लो, आप करना है ये। अब ये सब क्वेश्चन बचे, वो उसी फॉर्मूले से, सारे सबके सब फॉर्मूले से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। और ये काम आपका है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहां से आया है, इतनी मेहनत की है तो उसको ध्यान रखो कि यार DA अपॉन A DP अपॉन रो V स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में 1 माइनस M स्क्वायर। और एक और टर्म में इसको याद कर सकते हैं, वेलोसिटी के टर्म में। कैसे? DA बाई A इक्वल्स टू माइनस DV बाई V ब्रैकेट में 1 माइनस M स्क्वायर, वेयर M इज माक नंबर। याद रखना है आपको बस। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अब एक चीज और भी जान लीजिए, टेस्ट तो देना पड़ता है यार, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। टेस्ट जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आप जब टेस्ट दोगे ना, एसएससी जेईई का जो लेवल है, कैसे क्वेश्चन आएगा, सब है। सिविल और मैकेनिकल तीनों का चल रहा है। और देखो कौन कौन सी वैकेंसी आपके पास लगी हुई है। अभी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका आ गया है, झारखंड वाला होने वाला है एग्जाम, होने वाला है एग्जाम। डेट दे दिए हैं, टेंटेटिव दिए हैं, लेकिन हमें लग रहा है 2 बार से रद्द हो रहा था, अब कराएंगे इसको। तो लग जाओ यार, अब समय नहीं है। DDS जेईई ये भी लगा हुआ है, गेट 13 अगस्त। इसरो पे इसलिए फोकस कर रहा हूं, नया पैटर्न है, पैटर्न चेंज कर दिए। और जो उसमें 80 क्वेश्चन आते थे उनको भी 2 पार्ट में कर दिए, 75% 25%। तो जो 25% एलाइड का पार्ट है, किसी को आइडिया नहीं है। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना इसमें, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो एलाइड ब्रांच से हैं वो आएंगे। चाहे वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड का हो, चाहे कंप्यूटर एडेड डिजाइन का हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, ट्रांसफॉर्मेशन का हो, ये सब वहीं से आपको पता चलेगा। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। वो फॉर्मूले आप ध्यान करके आना और उसी से खूब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।